नमस्कार, सुबह के इस स्पेशल बुलेटिन 90, 60 और 30 सेकंड में सुपरफास्ट न्यूज आपको दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद है। और शुरुआत करते हैं 8 बड़ी खबरों के साथ। कोलकाता कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सीबीआई कोर्ट में अभी तक की जांच रिपोर्ट को पेश करेगी। रिपोर्ट में क्या है ये आपको बताएंगे। कोलकाता कांड पर कई जगहों पर हड़ताल जारी है। छात्रों के आगे ममता सरकार कैसे झुकी है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को क्यों सस्पेंड किया गया, पूरी जानकारी आपके सामने होगी। पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने शांति का संदेश दिया है। पीएम ने कहा यह युद्ध का युग नहीं है। पीएम ने और क्या कहा, विस्तार के साथ ये खबर भी। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए हैं राहुल गांधी का आज क्या क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। इधर लखनऊ में संघ सरकार संगठन की बैठक में क्या हुआ, संघ ने बीजेपी को क्या सुझाव दिए हैं, यह भी आपको बताएंगे। छतरपुर में फरियाद लेकर थाने पहुंचे लोगों ने क्यों पुलिस पर पथराव किया, यह खबर भी आपको हम देंगे। तमिलनाडु में अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना देखने को मिला। पनबन ब्रिज से कैसे गुजरी मालगाड़ी की यह खबर भी आपको बताएंगे। और राजस्थान के जैसलमेर में बाढ़ के कितनी तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से कितने गांव इस वक्त जलमग्न है, विस्तार से आगे आपको हम बताएंगे। तमाम बड़ी खबरें आगे होंगी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर से जुड़ा अपडेट आपके सामने। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज अहम सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में डिटेल रिपोर्ट देगी सीबीआई। आरोपी संजय का कबूलनामा कोर्ट को बताएगी सीबीआई। आरोपी के बयान और रिक्रिएशन की डिटेल भी सीबीआई कोर्ट को देगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। इस मामले में सीबीआई आज चीफ जस्टिस के सामने कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि जांच कहां तक पहुंची, कितने किरदारों के बयान दर्ज किए गए, आरोपी ने पूछताछ में क्या क्या कबूला, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या निकला, कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने के लिए जांच एजेंसी सीबीआई ने रिपोर्ट तैयार किया है। इसमें इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि वारदात को अकेले संजय रॉय ने अंजाम दिया। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट में संजय रॉय की वारदात में संलिप्तता के सबूत मिले। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हो सकता है कि वारदात के बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि मौका वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया है। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी और पीड़िता के परिवार को जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। कोलकाता पुलिस की जांच के तरीके पर भी सवाल उठाया जाएगा। सीबीआई कोर्ट में ये बता सकती है कि अस्पताल में कई अनियमितताओं का पता चला है। आरजीकर अस्पताल को लेकर की गई शिकायतों को पूर्व प्रिंसिपल द्वारा नजरअंदाज किया गया। सीबीआई के सीएफएसएल टीम के 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, यानी उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। ये टेस्ट इसलिए करवाया गया ताकि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी संजय रॉय के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट का बड़ा खुलासा भी सामने आया। डॉक्टर संदीप चलाते थे रैकेट। ये डॉक्टर अख्तर की तरफ से खुलासा, पैसे लेकर छात्रों को पास फेल किया करते थे, डेड बॉडी सेल करते थे डॉक्टर संदीप। एसआईटी के सामने मैंने सारी बातों को रखा है। तो डॉक्टर अख्तर की तरफ से ये बड़ा खुलासा डॉक्टर संदीप घोष को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है किस तरह से क्या हो रहा था, ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे डॉक्टर अख्तर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कैसे डॉक्टर संदीप रैकेट चलाते थे या फिर पैसे लेकर छात्रों को पास फेल किया जाता था और साथ ही डेड बॉडी सेल किया करते थे, आरोप है और ये खुलासे हैं डॉक्टर अख्तर के। आपको कैसी कौन कौन सी बातें पता चली जिसको आपने एक तरीके से कंप्लेंट में दिया? देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट लोगों के पीछे लगते थे, स्टूडेंट लोगों को फेल करवाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट का ग्रुप उन्होंने बना लिया था जिसको दे करके ये काम करवाते थे। पैसा का जो वसूलने का, स्टूडेंट लोगों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, उन स्टूडेंट को वो गेस्ट हाउस में बैठा के पोल्यूटेट करते थे, उनको शराब पिलाते थे, उनको पैसा देते थे और ये स्टूडेंट उनके लिए आंदोलन भी करते थे। डेड बॉडी को लेके भी फाइल हुई थी, कंप्लेंट फाइल हुई थी, हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ था, पुलिस कंप्लेन हुआ था, एफआईआर हुआ था, डेड बॉडी का भी तस्करी वो करते थे। शक तो शुबह जाता है कि इतना जल्दबाजी क्यों। सेमिनार रूम का जो बाथरूम है उसको भांगना, उसको तोड़ना, रेनोवेट करना, ये रातों रात ही क्या था। तो इससे ये शक तो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ है।
और आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल को भी हटाया गया। ममता सरकार ने सुहरिता पाल को हटा दिया है। आरजीकर अस्पताल के चेस्ट विभाग के एचओडी को भी हटाया गया है। तो लगातार ये एक्शन हो रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर, और बड़ी खबर यह है कि सुहरिता पाल को भी हटाया गया है। कोलकाता कांड से देश में आक्रोश है। प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आरजीकर अस्पताल की वर्तमान प्रिंसिपल सुहरिता पॉल को हटा दिया है। इसके अलावा अस्पताल के अधीक्षक और चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष को भी बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम ने की है। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड बलात्कार मामले की जाँच के बीच आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से भी हटा दिया गया है। और वहीं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली की तरफ से जो जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर का मामला सामने आया, इस पूरे मामले में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया गया। सौरव गांगुली ने डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी पत्नी डोना गांगुली और बेटी सारा गांगुली भी मौजूद थी। तीनों ने कोलकाता की घटना का विरोध किया। डोना गांगुली ने अपनी डांस एकेडमी के सदस्यों के साथ कैंडल लाइट प्रदर्शन में भाग लिया और कैंडल जलाकर विरोध जताया। गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज की मांग की। We are just protesting against rape. We need a safe society. আমরা একটা we need a safe society. সব মহিলা যাতে सेफ থাকে। कहीं भी दुनिया की कहीं भी जगह में, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, हर जगह में खबर सुनते हैं और इतना दुख होता है कि अभी भी ये सब होता है जब like women are where they are supposed to be and they are as equal as men, and why does this still happen? So we need to stop. Like इधर देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोज यहाँ पे दौड़ धूप कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है अपॉइंटमेंट। इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि पेशेंट्स को इशू प्रॉब्लम ना आए। मैडम किसी भी तरह से मैंने दिक्कत से दिखाया हूँ। यहाँ पर दिक्कत तो हो रही है। पीएम मोदी ने पोलैंड से दिया शांति का संदेश। व्हाट्सएप में बोले पीएम, ये युद्ध का युग नहीं, भारत बातचीत पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी का बयान, कूटनीति से समाधान पर भारत का जोर, भारत युद्ध की नहीं शांति की बात करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है। चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। साथियों, जिस प्रकार आपने यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की मदद की, वो भी हम सभी ने देखा है। आपने उनकी बहुत सेवा की थी। आपने लंगर लगाए, आपने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने रेस्तरां खोल दिए। पोलैंड की सरकार ने तो वीजा जैसे बंधनों को भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया था। और वहीं पोलैंड के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया गया। भारत पोलैंड के बीच काफी अहम करार है। पोलैंड में मौजूद भारतीयों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। भारत और पोलैंड दोनों देशों ने आपस में एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बना ली। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत और पोलैंड के बीच भी पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है। बहुत सी भारतीय कंपनियों ने यहां इन्वेस्ट किया है, जॉब्स क्रिएट की हैं। पोलैंड की अनेक कंपनियों ने भारत में अवसर बनाए हैं।
राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे के तहत श्रीनगर पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने आइसक्रीम का भी मजा लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां वो एक आइसक्रीम पार्लर पहुंचे। दरअसल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने यहां आइसक्रीम खाने के साथ ही एक मशहूर रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। 18 सितंबर से 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में ये दौरा होने जा रहा है। राहुल और खड़गे आज कश्मीर घाटी के 10 जिलों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10 बजे मुमताज रेडिसन कलेक्शन होटल में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 11:30 बजे श्रीनगर स्थित जेवर में रेडिसन कलेक्शन होटल में प्रेस से बात करेंगे। 2:15 बजे सेलिब्रेशन बैंक्वेट रिजॉर्ट जम्मू में कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। राहुल यहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। यहां राहुल का जोरदार स्वागत किया गया। राहुल के स्वागत में कांग्रेस नेता और समर्थक हवाई अड्डे के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। समर्थकों ने राहुल की गाड़ी को हवाई अड्डे की सड़क पर ही रोक दिया था, जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को कुछ वक्त के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल और खड़गे की जम्मू यात्रा की योजना का कार्यक्रम चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही बन गया था। चर्चा है कि इस दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की संभावना भी तलाशी जा सकती है। राहुल और खड़गे आज दोपहर जम्मू के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। दोनों नेता जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारी के बारे में कार्यकर्ताओं से जानकारी लेंगे। लखनऊ में संघ यूपी सरकार और संगठन की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में हार पर मंथन जारी है। देर शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर बुधवार को संघ, सरकार और संगठन की बैठक हुई। बीजेपी, सरकार और संघ की इस मैराथन बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए बड़े नुकसान की समीक्षा की गई। योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई बैठक में संघ की तरफ से अरुण कुमार शामिल हुए। सरकार की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बीजेपी संगठन की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को बुलाया गया था। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई। मीटिंग में संघ की ओर से शामिल अरुण कुमार ने कहा, यूपी में तालमेल की कमी हर स्तर पर है, इसे आप लोग बैठकर सुधार लें। आपस में बातचीत करने से समाधान निकलता है। लोकसभा चुनाव में जो कमियां रही उस पर काम करना होगा। सीएम योगी के घर बैठक से पहले अरुण कुमार ने यूपी में काम कर रहे संघ के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने कई प्रांत प्रचारकों से मुलाकात भी की थी। अरुण कुमार ने अवध, कानपुर, काशी और गोरक्ष प्रांत के प्रचारकों के साथ मीटिंग की। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब फ्रंट फुट पर राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नई पार्टी बनाएंगे। हर दिन भी हमारा चिपकार बदलता रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन। और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करेंगे आगे। रास्ते में अगर कोई अच्छा दोस्त मिल गया तो उससे दोस्ती करेंगे। ये कहना है झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का, जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब जेएमएम के पाले में वापस नहीं जा रहे। इसके साथ चंपाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। जन समर्थन नहीं तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो। छतरपुर की सिटी कोतवाली में पथराव की घटना सामने आई है। पत्थरबाजी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भीड़ पत्थर फेंक रही है, निशाने पर पुलिस वाले हैं। पथराव की यह घटना छतरपुर के सिटी कोतवाली की है, जहां पुलिस वालों पर जैसे पत्थरों की बरसात ही कर दी गई। पुलिस को भागकर अपनी जान बचाने की नौबत आ गई। पुलिस के मुताबिक करीब 50-60 लोगों ने कोतवाली पर पथराव किया, जिसकी वजह से कई पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 1-2 नहीं बल्कि करीब 10 मिनट तक पुलिस पर पथराव होता रहा। टीआई जो अरविंद कुजूर हैं, उनके सिर पर और हाथ में गंभीर चोट आई है। उनको हॉस्पिटलाइज किया है और उनकी स्थिति ठीक है। बवाल से पहले की ये तस्वीर देखिए। थाने पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी और कुछ मौलवी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जो कोतवाली परिसर के साथ उसकी बाउंड्री पर भी जमे थे। मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला गया है, उस पर एफआईआर की जाए। पुलिस मौके पर थी। थाने में एडिशनल एसपी पूरा फोर्स पहुंचाया गया था। भीड़ एकदम से उग्र हुई और उन्होंने पथराव चालू किया। पुलिस के मुताबिक आवेदन देने के दौरान भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू कर दिया।
जिसके बाद कलेक्टर समेत पुलिस के सभी अधिकारी घटना के बाद थाने पहुंचे। कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विभिन्न धाराओं में 191, 190, 115, 296 एवं अन्य धाराओं में 150 से अधिक लोगों पर FIR पंजीबद्ध की। और वक्फ विधेयक को लेकर संसदीय समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति आज अल्पसंख्यक कार्य के साथ विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी, जिसमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति को प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष की तीखी नोकझोंक और चर्चा के बाद संयुक्त समिति को भेजने का फैसला किया गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक को लाने का मकसद वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार लाना है। इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना भी है। विधेयक में बोर्ड की शक्तियों से जुड़े मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। बहरहाल जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं, जो संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट देंगे। खबर आंध्र प्रदेश में हुए हादसे से जुड़ी हुई है, जहां पर आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी में ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हो गई, 36 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी में हुए धमाके ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बेटे को, तो किसी ने अपने पिता को धमाके में खो दिया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हादसे की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ये धमाका कैसे हुआ अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि आग बुझा ली गई है। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है। भारी बारिश की वजह से भारत और पाक बॉर्डर की जैसलमेर सीमा सहित 80 गांव जलमग्न हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां औसत से 3 गुना ज्यादा बारिश हुई है। अथाह पानी, सोलर प्लेटें पानी में समाई। जहां तक देखिए पानी ही पानी है। बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। नदी जैसे ये नजारा रेतीली जमीन पर है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करीब 80 गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाजार तक डूब चुके हैं। सब कुछ जलमग्न है। यूनेस्को की सूची में शामिल जैसलमेर का सोनार फोर्ट भी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है। 869 साल पुराने किले की 2 दीवारें गिर गई हैं, जिससे किले में खतरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि किले में ड्रेनेज सिस्टम की खामियों की वजह से दीवारों को नुकसान हुआ है। यही नहीं, किले के अंदर बने मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई मकानों की छतें गिर गई हैं और कई में खतरा और बढ़ गया है। पुरातत्व विभाग की टीम हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंची है। दूर की तरफ से जाने वाले एक रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। आपको बता दें कि किले में सालों से 400 घरों में करीब 1200 लोगों की आबादी रहती है। खबर कौशाम्बी से, जहां पर एक घर महज 30 सेकंड में जमींदोज हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब वो त्योहार यूपी के कौशाम्बी की ये तस्वीरें देखिए। कैसे महज 3 सेकंड के अंदर ये घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। कौशाम्बी में ये घर बारिश की वजह से गिर गया। बताया जाता है कि इस मकान के बगल में एक कुआं था जो बारिश की वजह से भर गया था। जमीन धंसने लगी थी। घर की दीवारों में दरार आ गई थी, जिसके बाद खतरे को देखते हुए लोगों ने घर से निकलना ही ठीक समझा। लोग सुरक्षित तो निकल गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरा का पूरा घर देखिए किस तरह से कुएं में समा गया।